मैं दिन को रात और रात को दिन कर दूंगा। पति पत्नी के लिए शुक्र होता है, हमारी बहन बेटी बुआ बुध होती है, केतु हमारा बेटा होता है, शनिचर हमारा चाचा होता है, हमारे घर का नौकर भी हो सकता है, हमारी फैक्ट्री का भी नौकर हो सकता है। नाम कहोगे नाम बोल दूंगा। इस समय भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और मेरे क्लाइंट हैं, और उनका सूरज 7वें घर का है, तुला राशि का, नीच का। नमस्कार, वेलकम टू आस्क ऑफिशियल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आए हैं आपके पास, जिसका नाम है लाल किताब, और उस पर हम बात करेंगे, काफ़ी चर्चा करेंगे ज्योतिषाचार्य प्रदीप कुमार गुप्ता जी के साथ, जिनके पास एक्सपर्टीज़ है लाल किताब की। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बेसिकली बहुत जैसे हम लाल किताब सुनते हैं और उनके उपाय बहुत कारगर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये लाल किताब है क्या? ये साइंस क्या है लाल किताब की? लाल किताब भी एक ज्योतिष की विधा है। जैसे प्राचीन समय से वैदिक ज्योतिष था, पाराशरी थी, ताजिक था, बीएनएन है, नाड़ी ज्योतिष है, केपी है, उसी तरीके से लाल किताब एक विधा है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय से अनेक विद्याओं का जन्म हुआ है, तो लाल किताब भी एक ज्योतिष की विधा है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि लाल किताब आपने बताया कि एक विधा है, तो अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में, और या केपी आपने बात करी, और हम नाड़ी की बात करते हैं, नाड़ी में तो हम ये सब कहते हैं कि आदमी का आने वाला एक एक पल डिसाइडेड हो सकता है कि वो क्या, अगर वो देखने भी आने वाला है नाड़ी ज्योतिष वाले के पास, तो उसके में ये भी पत्तों में लिखा है कि वो आएगा देखने के लिए। तो क्या लाल किताब भी इस तरह की प्रेडिक्शन कर सकता है कि हाँ, उसके आने वाले कल में क्या होने वाला है? जिस प्रकार से अन्य ज्योतिष विधाओं में काफ़ी सटीकता है, वैसे ही लाल किताब में भी सटीकता है। अगर हम लाल किताब के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भविष्य को बताते हैं, तो जो जन्म कुंडली होती है उसको तोड़ के साल पे ले आते हैं, साल को तोड़ते हैं तो महीना पे ले आते हैं, और महीने को तोड़ के 15 दिन पे ला सकते हैं, 15 दिन के टेबे को तोड़ के सप्ताह पे ले आते हैं, और फिर एक दिन पे ले आते हैं, और दिन पे लाने के बाद भी 24 घंटे में दिन और रात की कुंडली बना सकते हैं। इसके बाद हम 1 घंटे की, यानी कि इस घंटे में क्या हालात होंगे किसी व्यक्ति के साथ, इसके अलावा हम उसको 1 मिनट और फिर 1 सेकंड, यानी कि अगले आने वाले सेकंड में किसी व्यक्ति के साथ क्या अच्छी या बुरी घटना घट सकती है वो भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, लाल किताब आपके जीवन में कभी भी घटित होने वाली घटना, जिसको इवेंट भी बोला जाता है, एकदम सटीकता से खोल सकती है। लेकिन इसके अलावा मेन मुद्दा ये है कि लाल किताब में इन बुराइयों के उपाय भी मिलेंगे। दूसरी ज्योतिष विधाओं में पूजा पाठ के अलावा कोई उपाय नहीं मिलेगा। पूजा पाठ के लिए बात समझिए, आपका समर्पण परमात्मा के लिए चाहिए। परेशान आदमी कहाँ से समर्पण करेगा? वो तो अपनी परेशानी और दिक्कतों में भरा हुआ है। उसको लाल किताब के साधारण नियम, जैसे कि चने की दाल बहा देना या चावल मंदिर में दे देना, इस तरीके की मामूली रेमेडी। अब दूसरी बात को समझिएगा, यहाँ पे अन्य विधाओं में 50,000 का पत्थर बता दिया या कोई पूजा बता दी। अब ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाओगे तो 50,000 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। हमारी लाल किताब में बड़ी से बड़ी बुराई के लिए 100-250 रुपए में उपाय हो जाते हैं। सर, मेरे अंदर काफी उत्सुकता है, इस लाल किताब का नाम लाल किताब क्यों है? पीली किताब, नीली किताब, कुछ भी हो सकता था, तो स्पेसिफिकली लाल किताब नाम क्यों दिया गया है इसको? लाल किताब, आप लाल रंग को समझिए। लाल रंग मंगल कार्य का प्रतीक है, शुभ। शादी ब्याह में स्त्रियों को लाल कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? बात को समझिए। मंगल कारक, मंगल ग्रह से संबंधित बात समझिए। मंगल का रंग लाल। किताब, यानी कि जिन किताबों में ये सूत्र लिखे गए हैं उन किताबों पे लाल बाइंडिंग कर दी गई है, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ कारक होंगे, क्योंकि इसमें उपाय हैं। और बुराई ये पकड़ लेगी, बुराई पकड़ लेगी तो फिर उपायों के माध्यम से जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसलिए इसका नाम लाल किताब है। सर, अगर हम बात करते हैं कोई बहुत गरीब परिवार में जन्मा है, क्या लाल किताब के उपायों को करके वो एक ऐसी स्टेज अचीव कर सकता है कि जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, अपना घोड़ा, घर बना पाए? देखिए, कोई भी ज्योतिष विज्ञान किसी गरीब को अमीर या अमीर को गरीब बनाने का काम, पहले तो बता दूं, करता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नियम ये है कि पिछले जन्मों में किए हुए काम हमने
जो कि हम प्रारब्ध लेके पैदा होते हैं, और जब हम पैदा होते हैं तो उस समय के अनुसार, उस समय के गोचर को देख के नई जन्म कुंडली बनती है। और उस जन्म कुंडली में भी हमारी जन्म कुंडली के बंद मुट्ठी के खाने यानी कि केंद्र स्थान, जो कि एक साथ 4-10 ये 4 घर होते हैं टोटल 12 घरों में से, ये हम पिछले जन्मों से जो लेके आए हैं अच्छाइयां और बुराइयां वो फिक्स होती हैं। अब दूसरी बात, आपका सवाल था कि हम गरीब आदमी को अमीर कैसे बना सकें, यानी कि उसके जीवन में बड़ी लग्जरियस कैसे लाएं। हकीकत यह है कि जीवन को आसान किया जा सकता है, अमीर नहीं बनाया जा सकता। परम सत्य यही है और अटल सत्य यही है। और लाल किताब के उपाय करते क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। लाल किताब करती है, आपके मान लीजिए एक उदाहरण, भाग्य की आपकी नहर बह रही है या नाला बह रहा है, उसमें जो रोड़े, जो पत्थर, जो रुकावट बीच में आ गई हैं, लाल किताब के उपाय बहुत सरल और बहुत सस्ते हैं, वो करके आपके नहर, भाग्य रूपी नहर के बहाव की वो चट्टानें, वो पत्थर, वो मलबा हटा देंगे और आपकी लाइफ स्मूथली गुजर जाएगी, सरलता से आपका जीवन हो जाएगा। लाल किताब ये करती है। सर, एक दो उपाय आप हमारे यूजर्स को जरूर बताएं कि वो अपना भाग्य कैसे बेटर कर सकते हैं और बदल सकते हैं, थोड़े से उपाय से। अगर मैं बोलूं कि सबसे आसान तरीका क्या है, तो लाल किताब सूत्रों में सबसे बड़ी एक विशेषता है, अन्य ज्योतिष विधाओं में नहीं मिलेगी। सारे ग्रह जो कि आकाश मंडल में हैं, और हमारे भारतीय सभी ज्योतिष विधाओं में 9 ग्रह माने जाते हैं। प्लूटो, यूरेनस वगैरह को हमारे समाज में नहीं माना जाता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। तो 9 ग्रह हम जिन्हें मानते हैं, वो 9 के 9 ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार हमारे नजदीक होते हैं। हमारे परिवार में हमारी पत्नी शुक्र होती है, पति पत्नी के लिए शुक्र होता है, हमारी बहन बेटी बुआ बुध होती है, केतु हमारा बेटा होता है, शनिचर हमारा चाचा होता है, हमारे घर का नौकर भी हो सकता है, हमारी फैक्ट्री का भी नौकर हो सकता है। और इसके अलावा बृहस्पति हमारे पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, साधु महात्मा हैं। जब हमारे नजदीक सारे के सारे ग्रह से संबंधित जीव और जो जंतु हैं, जैसे कि गाय शुक्र है, भैंस शनिचर है, कुत्ता केतु है, बकरी बुध है, तो हम जब सभी की सेवा करते हैं, सभी की ईमानदारी और वफादारी रखते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे यार दोस्त मंगल से संबंधित हैं, तो जब हम इनकी सबकी सेवा करते हैं, इनको खुश रखते हैं, इनकी ईमानदारी और वफादारी के साथ जब काम करते हैं, तो वो दूर बैठे ग्रह को तो हम मना नहीं सकते। हमारी आवाज वहां तक जाती है या नहीं जाती है, समझ गए, या उपाय करके ही फायदा मिलता है। तो जब हम अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने बंधु बांधव, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के ईमानदार और वफादार रहते हैं, तो सारे ग्रह जो कि बहुत दूर हैं, जिन तक हमारी आवाज नहीं जा सकती, वो भी अपना अच्छा और बढ़िया फल देने लगते हैं। सर, जैसे बहुत सारे टोटके होते हैं लाल किताब में बोले जाते हैं, और आजकल लोग लाल किताब पढ़ के खुद ही उन टोटकों को करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो समझ लीजिए, लाल किताब में कोई टोटके नहीं है, कोई हमारे यहाँ जादू मंत्र नहीं है, और ना कभी कोई लाल किताब ही कहता है कि मैं दिन को रात और रात को दिन कर दूंगा। इस बात को समझ लीजिएगा, लाल किताब की रेमेडी होती है, जिनको उपाय भी बोला जा सकता है, और उपाय ही होते हैं, देसी भाषा में बोलें, और बहुत सरल होते हैं, आसानी से किया जा सकते हैं। सर, क्या लाल किताब एक कॉम्पैक्ट कुंडली की तरह होती है कि इस टाइम पे, इस ईयर में आप ये उपाय कर लीजिए तो आपका जीवन और सरल हो जाएगा? जी बिल्कुल। लाल किताब में जन्म समय के जो ग्रह खराब होते हैं, उनके उपाय उस ग्रह, देखिए 9 के 9 ग्रह हैं, हमेशा अगर एक ही ग्रह बोलेगा, अलग अलग टाइम पे बोलेगा, सारे ग्रह इकट्ठे नहीं बोलेंगे। लाल किताब में एक 35 साला चक्कर होता है, उस 35 साला चक्कर में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग वक्त दिया गया है, यानी कि उन सालों में वो ग्रह एक राजा की तरह व्यवहार करेंगे, पूरी कुंडली में अकेले एक ग्रह। और दूसरी बात, जन्म समय के उपाय के बाद फिर वर्षफल के उपाय होते हैं। अगर किसी के साथ, क्योंकि कोई घटना घटेगी, किसी साल में घटेगी या किसी महीने में घटेगी, तो जो घटना जब घटनी होती है, वर्षफल बनाते हैं और फिर महीना बनाते हैं। तो उस समय उस घटना के घटित, जो कि बुरी घटना हो, उससे पहले उसके उपाय करा दिए जाते हैं। तो जैसे कि उदाहरण, कोई इतना बड़ा पत्थर गिरना था पहाड़ की तरह और बंदे के बहुत भारी नुकसान होना था, तो लाल किताब के उपाय उसको छोटी सी चोट मार के छोड़ देती है। अमूमन ये होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये उपाय करने से छोटी सी चोट मात्र लगेगी और बड़ा पत्थर नहीं आएगा। तो अगर हम बात करते हैं, हम जैसे ज्योतिषाचार में देखते हैं, जो शास्त्र में देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में, कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह की बात करते हैं। तो जब उच्च के ग्रह चल रहे होते हैं तब तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जब ग्रह नीच के हो जाते हैं तो बोलते हैं समय खराब हो गया,
और उनके उपाय करते हैं। तो इस तरह का क्या विधान लाल किताब में है? आपका तो ज्योतिष से कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं बस इतना बोला चाहूंगा कि जिन लोगों का 50-50 साल से भी ज्योतिष का ताल्लुक है वो भी नीच और ऊंच देखते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी ग्रह नीच होके भी राजा की तरह व्यवहार यानी कि अच्छे फल दे सकता है, और कोई ग्रह मंदा होके भी अच्छा फल दे सकता है। ऊंच और नीच कहने भर के शब्द हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बड़े बड़े जोशियों ने नामी गिरामी टीवी पे बैठ रहे हैं और अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई तक नहीं पहुंचे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय 2 केंद्रीय मंत्री, नाम कहोगे नाम बोल दूंगा, इस समय भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है और मेरे क्लाइंट हैं, और उनका सूरज 7वें घर का है, तुला राशि का, नीच का। तो नीच का सूरज है तो वो सरकार से संबंध कैसे बन गया उसका, और वो मंत्री पद पे कैसे चला गया, आप ये बता दीजिए मुझे। नीच के ग्रह भी ऊंच का फल दे देते हैं। अब एक बात आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति है, नाम कहोगे नाम बता दूंगा, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बिल्डर है, और उसका शनिचर खाना नंबर 1 यानी कि मेष राशि का है। तो नियम और कंडीशन होते हैं। अब यहां पे आप कहना चाहते तो मैं बता देता हूं दोनों के सिद्धांत। शनिचर जब खाना नंबर 1 में हो तो देखना पड़ेगा खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में कौन ग्रह बैठे हैं। दूसरी बात, मंगल खाना नंबर 1 से 6 में बैठा है या 7 से 12 में बैठा है, यह देखना पड़ेगा। जब शनिचर खाना नंबर 1 का नीच होते हुए भी अच्छा फल दे रहा है। अब इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं 2, मेरे क्लाइंट हैं। 2 बंदे ऐसे हैं जिनका सूरज 7वें घर का यानी कि तुला राशि का, यानी कि सूरज नीच कहा जाता है, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में खाना नंबर 2 में एक के में चंद्रमा बैठा है और एक के बृहस्पति बैठा है। और जब आप लाल किताब में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कहती है सूरज 7वें घर में हो और उसी समय खाना नंबर 2 में सूरज के मित्र ग्रह जो कि चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल होते हैं हो तो आली मर्तबा वजीर होगा, क्योंकि लाल किताब में उर्दू के शब्दों का आली मर्तबा वजीर यानी कि मंत्री होगा। और वो दोनों को मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप मंत्री बनेंगे, और आज वो मंत्री हैं भारत सरकार में। सर, जैसे कि आपने बताया कि लाल किताब में आली मंत्रा वजीर लिखा है, तो ये क्या है, ये लाल किताब उर्दू की है या संस्कृत की है सर? देखिए मैं बताता हूं, हकीकत ये है कि सारे ज्योतिष विधा जो भी संसार में है उन सब का जन्म हमारे भारत वर्ष में हुआ है, लेकिन लाल किताब उर्दू में लिखी गई थी और इसमें पंजाबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल है। और असली किताबें आज भी उर्दू में हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जिनको उर्दू की जानकारी थी उन्होंने उनको हिंदी में लिप्यांतर कर दिया गया है। सर, जैसे कि आपने बोला लिप्यांतर हिंदी में किया गया है, तो ये लिखी किसने, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने लिखी है या किसी हिंदू ने लिखी है? लाल किताब बेसिकली किसकी लिखी गई है? नहीं, लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी हैं, जो कि हमारे पंजाब में जालंधर जिले में नूर महल फरवाला गांव के रहने वाले थे। उस समय अंग्रेजों की सरकार में आर्मी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे। ये भी किस्सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लंबा है। अकाउंटेंट थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको कोई समस्या आ रही थी, तो वहां पे एक हिमाचल प्रदेश का सिपाही था, तो उस अंग्रेज के उस सिपाही के साथ अच्छे संबंध होने के कारण उस सिपाही ने पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही, तो उसने अपने बताया कि हमारी जायदाद में हमारी बहन के साथ झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो हिमाचल का जो सिपाही था आर्मी में, उसने उसे बताया कि आपका बुध ग्रह मंदा है। उसने उसकी उम्र पूछी, क्योंकि लाल किताब सूत्रों में एक जैसे दूसरी विधाओं में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है, लाल किताब में उसी अनुपात में 35 साला चक्र होता है। तो उसने उसकी उम्र पूछी, तो उस अंग्रेज अधिकारी की उम्र 34-35 थी, तो उसने बोला आपका बुध मंदा है, कि जो कि 34-35 साल की उम्र में बोल रहा है। तो उस अंग्रेज अधिकारी को जब भारतीय ज्योतिष विधा के ऊपर एक खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे बड़ी अच्छी जानकारी मिली है, तो उसने पंडित रूपचंद जोशी, जो कि ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे और आर्मी में अकाउंटेंट थे, इनकी ड्यूटी लगाई कि पंडित जी आप इस विद्या को ढूंढिए चारों तरफ, क्योंकि जो लाल किताब की विद्या है इसका जन्म पहाड़ी क्षेत्रों में, पंजाब के इलाके में और संयुक्त पंजाब जो कि आज पाकिस्तान के पास है, और उत्तराखंड, क्योंकि आप देखेंगे इन जगहों में पानी की बहुत बड़ी भरमार है और लाल किताब के ज़्यादातर उपाय नदी नहर में बहाने वाले होते हैं। तो पंडित रूपचंद जोशी ने बड़े बड़े विद्वानों को उस समय, क्योंकि इनकी ड्यूटी लगाई गई थी इनके अधिकारी के द्वारा, इन्होंने ढूंढा और इस विद्या को कलेक्ट किया और अपनी टीम के माध्यम से, अपने सीनियर अकाउंटेंट के माध्यम से इस विद्या पे काम किया और 1939 में पहली किताब लिखी, जो कि पामिस्ट्री के ऊपर थी, कंप्लीट पामिस्ट्री। उसमें ग्रह से संबंधित बहुत कम बातें हैं। फिर जब पामिस्ट्री की किताब 1939 में उन्होंने लिखी, तो वो तो
आर्मी में थे, सरकारी नौकर थे, तो उन्होंने वो किताब अपने नाम से पब्लिश नहीं करवा के अपने भाई गिरधारी लाल के नाम से पब्लिश करवाई थी। और 1939 के बाद फिर ये कठिन किताब थी, हर आदमी को समझ में नहीं आता। 1940 में उन्होंने उस किताब की गाइड यानी कि कुंजी यानी कि की वो लिखी, जिसमें पामिस्ट्री पे फोकस कम था और वो टोटल गृह गोचर यानी कि जन्म कुंडली पे आ गई। उसके बाद पंडित रूपचंद जोशी ने 1941 में एक किताब लिखी, उसका और ज़्यादा रिफाइंड रूप लिखा। फिर 1942 में एक तरमीम शुदा किताब लिखी, उसको और आसान किया। और फिर सबसे बाद में 1942 के 10 साल बाद 1952 में पंडित रूपचंद जोशी जी ने आखिरी किताब लिखी है, जो कि 1952 के नाम से आज मिलती है। और उसका भी उर्दू में लिखे के बावजूद भी हिंदी में लिप्यांतर है। और असली किताब, सबसे बड़ी बात है, लाल किताब की असली किताबें चाहे वो उर्दू में हो चाहे हिंदी के लिप्यांतर हो, आज तक उपलब्ध हैं। जबकि हमारे भारतीय प्राचीन विद्याओं की, खासतौर से ज्योतिष की, वो असली किताबें नहीं है, उस पर भाषा और टीका की गई है। यानी कि जो व्यक्ति उसमें कुछ भी जोड़ दे घटा दे, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको पढ़ेगा वो अपने हिसाब से मनन करेगा और वो कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करेगा। लेकिन लाल किताब में आज तक कोई मिलावट नहीं है। इस विद्या का सबसे बड़ी खूबी है, इसमें एक शब्द भी जो पंडित रूपचंद जोशी ने लिख दिया वो फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। सर, जैसे कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि 10 से 12 ही लाल किताबी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या बात थी, वो पूरी बात मैं जानना चाहूँगी। हकीकत ये है कि आप किसी भी ज्योतिषी का, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का बोर्ड लगा हुआ देख लीजिए, लाल किताब, वैदिक, पारसरी, केपी, नाड़ी, वास्तु, और वास्तु भी कई तरीके का, महावास्तु, वैदिक वास्तु, लाल किताब वास्तु। अरे भाई, इतनी विद्याएं उनको आ कैसे जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैंने आज तक अपने आप को लाल किताबी के अलावा कुछ नहीं बोला। और ऐसे गिने चुने लोग, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहता हूं कि मुश्किल से 10-12 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हकीकत में लाल किताबी हैं और सिर्फ लाल किताब सूत्रों पे बात करते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात बोलूं, मुझे लगभग आज 32 साल हो गए हैं। मैं लाल किताब को आज तक कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं समझ पाया हूं। आज भी मैं रोजाना, मेरा रूटीन है कि मुझे 2-3 घंटे इस पे काम करना ही करना है। और वो भी किस उम्र से? 16-17 साल की उम्र से। और उन व्यक्ति को 6 महीने में लाल किताब आ जाती है, 6 महीने में वैदिक आ जाता है। मेरी समझ में नहीं आता इतनी विद्याएं वो सीख कैसे लेते हैं, जबकि एक अकेली विद्या को सीखने के लिए एक जन्म छोड़ो, कई कई जन्म कम है। सर, जैसे कि हम लाल किताब के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उसकी पढ़ाई के लिए क्या उपाय कर सकें जो इम्प्रूवमेंट आए उनकी पढ़ाई में। देखिए, बच्चे पढ़ने वाली बात है, इसमें सबसे जरूरी बात होती है हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 5, जो कि हमारी संतान से संबंधित होता है, हमारी औलाद से संबंधित होता है। खाना नंबर 5 डिस्टर्ब होगा तो औलाद की पढ़ाई लिखाई, औलाद की तरक्की, इस चीज में दिक्कत आएगी। फिर आता है बृहस्पति, जो कि ज्ञान का देवता है, संस्कारों का देवता है। उसके अलावा हमारी कुंडली में केतु हमारी नर औलाद का कारक होगा, बुध हमारी कन्या बेटी की का कारक होगा। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, बृहस्पति के क्या हाल हैं, केतु के क्या हाल हैं, अगर बेटा है, बेटी है तो फिर बुध को देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 5 बच्चे का, जिसकी हम टेवा देख रहे हैं, उसमें कोई पापी ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह होते हैं राहु केतु शनिचर, या फिर बृहस्पति मंदा होके बैठ जाए और गलती से खाना नंबर 5 है जो कि औलाद से संबंधित है और पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी है, उसमें पापी ग्रह बैठ जाए और बृहस्पति भी मंदा हो जाए तो औलाद कहाँ से पढ़ेगी। ऐसे समय में पापी ग्रह का उपाय किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि बृहस्पति को चंद्रमा से मिला दो। सबसे अच्छा तरीका है दूध, हल्दी, चावल। अगर मैं अपने सरल शब्दों में बोलूं, आधा लीटर दूध गाय का हो तो बहुत बढ़िया, 400 ग्राम चावल कच्चे, 4 हल्दी साबुत, अगर संभव हो पैसा खर्च करना चाहो तो केसर भी मिला सकते हैं। बच्चे के माथे लगा के सोमवार से बृहस्पतिवार तक 4 दिन लगातार हर महीने कर दें तो बच्चे को कंसंट्रेशन पावर हो जाएगी अच्छी, बृहस्पति का अच्छा असर आ जाएगा तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। मैं फिर से कंफर्म करना चाहूंगी, आपने बोला ये मंडे से लेके बृहस्पति तक लगातार करना पड़ेगा, महीने में 4 दिन। 4 दिन, महीने में, एक हफ्ते में 4 दिन। अगर इसी तरह हम बात करें महाराज जी, तो अगर हम बात करते हैं पैसे की, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पैसा। आज की डेट में कितना भी पैसा आ जाए लोगों को कम ही लगता है,
और उनकी नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इस केस में आप पैसे के कुछ उपाय आप क्या बताएंगे लोगों देखिए, को? पैसा आता कहाँ से है? सबसे पहले ये समझिए, हमारे कारोबार से। डेली सोर्स ऑफ इनकम, तो डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर होता है, वो खाना नंबर 7 होता है, उसके हालात देखने पड़ेंगे। खाना नंबर 7 जो कि रोजाना की होने वाली कमाई से संबंधित है। इस घर के 2 कारक गिरह हैं, शुक्र और बुध। बुध और शुक्र को ठीक कर लो। शुक्र आपकी पत्नी है, प्रेमिका है, बुध आपकी बुआ बहन बेटी है, इनको खुश रखिए। उसके अलावा बकरी भी है, शुक्र गाय भी है, बुध बकरी है, इनकी सेवा करिए। खाना नंबर 10 का कारक गिरह बैठता है शनिचर, शनिचर की सेवा करिए। चाचा को पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए। और अगर खाना नंबर 10 में बहुत सारे ग्रह जो कि आपस में दुश्मन होके बैठ गए हैं, तो आजकल अंध आश्रम, अंध विद्यालय बहुत हैं जहाँ पे अंधे लोग रहते हैं, उनका भोजन करवाते रहिए। यानी कि खाना नंबर 10 से संबंधित प्रॉब्लम है तो अंधों को भोजन करवाते रहिए। भैंस वगैरह को चारा पानी डालते रहिए, शुक्र को चारा डालिए। अपनी बहन बेटियों को गिफ्ट दीजिए, खुश रखिए, आशीर्वाद लीजिए। गाय की सेवा करिए। मांस भक्षी हैं तो उसे त्याग दीजिए। शराब, मांस, अंडा वैसे भी लाल किताब में बुरा माना जाता है और ये शनिचर से संबंधित है खुराक, शराब, मांस, अंडा, तो इनको छोड़ दीजिए, आराम आ जाएगा जीवन में। सर, जैसे कि हम देखते हैं कई बार कि मार्केट में भी लाल किताब की किताबें उपलब्ध हैं और किसी ज्योतिषी ने अगर हमको बता दिया हमारा मंगल, शनि, बुध या कोई भी ग्रह खराब है, हम खुद ही लाल किताब पढ़ के उन उपायों को करने लग जाते हैं और लोगों को इनफैक्ट बताने भी लग जाते हैं, औरों को भी, कि ये उपाय कर लो, इससे ये फायदा मिलेगा। तो ये कहाँ तक सही है कि खुद पढ़ के उपाय करना? देखिए, पुराने समय से ही आज तक जो चीज एक अटल सत्य है वो है सलाह देना। ना तो इसमें किसी का देने वाले का लगता है ना लेने वाले का लगता है। तो सबसे पहले तो आपको इन सलाहकारों से बचना होगा, सबसे जरूरी चीज। दूसरी बात, लाल किताब का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि किताब लिखी हुई है। लाल किताब का मतलब है लगभग 21,000 सूत्रों का एक समूह। मैंने आपको पहले ही बोला 1939 से लेकर 1952 तक 5 एडिशन है जो कि 6 किताबों के रूप में है। उनमें करीब करीब 21,000 नियम कानून है। आप किस किताब में बताएंगे 21,000 नियम कानून? व्यक्ति पढ़ लेगा और उनको समझ जाएगा। आपके 140 करोड़ को आबादी को चलाने वाले संविधान में भी 21,000 नियम नहीं है। सूत्र समझिए, तो इतना आसान ना होगा। लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और नुकसान उठा रहे होते हैं। कोई भी कार्य एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। सर, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं राहु केतु का बहुत प्रचलन हो गया कि इस समय में, अगर कलयुग की बात करें, राहु केतु और शनि ये सबसे प्रभावी ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा डर भी इन्हीं ग्रह से लोगों को लग रहा है। तो इनके क्या बेसिक उपाय हैं और ये क्यों इतना डर और फियर लोगों के अंदर राहु केतु का भरा हुआ है? राहु, केतु और शनि, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब शनिचर देने पे आता है ना, तो कोई ग्रह नहीं दे सकता, इतना देता है, लेकिन नेक हालात का हो। बात समझ लीजिए, कोई भी ग्रह नेक होगा तो देगा, मंदा होगा तो छीनेगा। मंदा ग्रह चोर लुटेरा होता है, वो आपको बर्बाद करने का काम करता है। अच्छा ग्रह आपके लिए दानदाता होता है, वो आपको भरपूर मात्रा में देता है सुख, लग्जीरियस, रुपया, पैसा, इज्जत, मान, संपत्ति। ये नियम है। अब आया डरने का बात कि शनि से डरते हैं, राहु से डरते हैं, केतु से। तो भैया सबसे बड़ी बात है, सब पापी पेट का सवाल है, धंधा है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैं भी कमाता हूं, लेकिन मैं कमाता हूं जैसे आटे में नमक, लेकिन लोगों को चाहिए इतना। शनि के जाप करवा लो, 21 लाख करेंगे, पैसे ले आओ लाख रुपए। राहु के जाप करा लो। अरे भाई, शनि राहु केतु के जाप को छोड़ दो, क्योंकि पंडित करेगा अपने पेट के लिए। मैं साफ कह रहा हूं, वो श्रद्धा भावना से नहीं करेगा। या तो खुद कर लो आप। आपके अपने कष्ट इतने हैं कि आपको होशो हवास नहीं है, आप में श्रद्धा जागेगी कहां से? सूत्र को समझने की कोशिश करो। फिर आता है कि क्या करें। शनिचर आपका चाचा है। शराब, मांस, ये शनिचर की मंदी खुराक है, इनसे बच जाओ। चाचा के पांव पकड़ लो, चाचा से आप लड़ो और उधर मंदिर में जाके शनिचर का तेल दान करके आओ, माथा टेक के आओ। अब बता दो आप मुझे, शनिचर खुश होगा? वो मूर्ति तो एक पत्थर की है जहां पे आप तेल चढ़ा रहे हो। चाचा जीवित इंसान है, वो हाथ रख देना, चाचा आपके सर पे खुश हो जाए, तो शनिचर ज्यादा खुश होंगे पाठ करने से, मंदिर में तेल चढ़ाने से। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। अब राहु की बात आ जाती है। पुराने समय में जितने भी फैमिली थी, परिवार थे, सब परिवारों का सफाई कर्मचारी, नाई, ब्राह्मण, कुम्हार, दानक फिक्स हुआ करते थे। समय परिवर्तन के साथ ये सब दूरियां हो गई, परिवार दूर दूर चले गए। अब किसी को पता ही नहीं कि हमारा ब्राह्मण कौन था, हमारा सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज का जिस परिवार, हमारे परिवार पुश्तों से चला आ रहा था, पीढ़ियों से, पता ही नहीं है हमें कहाँ है। कुमार हमारा जो पुश्तों से हमारे परिवार की सेवा कर रहा था, हमें पता ही नहीं है कहाँ है। सीधा सा सूत्र है,
अब ये तो आप ढूंढे या ना ढूंढे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं, आप अपने घर में आने वाले, अपने ऑफिस में आने वाले, अपने गली सड़क पे सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, हमारे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को खुश रखिए, उसके साथ बैठिए, उसको चाय पिलाइए, उसको खुश करिए। सिंपल सा लॉ है, इससे अच्छा राहु का कोई उपाय नहीं हो सकता। आप राहु का कितने भी पाठ कर लो, कुछ ना होगा। दूसरी बात, राहु है क्या? राहु को खुश करने के लिए सर कटा हुआ, केतु धड़ है नीचे का, राहु सर है। बात को समझो, राहु को खुश करने, खाटू श्याम जी कितनी दूर है? मैं गुड़गांव में हूं, गुड़गांव से 200 सवा 200 किलोमीटर खाटू श्याम जी में जाके दर्शन करके आओ। छिन्नमस्तिका माता, उनके भी धड़ की पूजा होती है, धड़ काटा गया है, उनकी सेवा कर लो। बात को समझिए। केतु, केतु क्या है? धड़ नीचे का। आपका बेटा केतु है, अपने बेटे को खुश रखो। अरे कुत्ता केतु है, कुत्ते को भोजन दे दो। सिंपल से लॉ पकड़िए। और लाल किताब तो ये कहती है कि जब भी आपके टेबे में पापी गहरे नुकसान कर रहे हों, तो जो गिरा हुआ तबका हमारे समाज का है, जो बहुत बुरे हालात में, वो बुरे हालात में क्यों है? क्योंकि उनके टेबे में पापी गिरोह का इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि वो व्यक्ति उस गिरह से रिलेटेड है। उसको भोजन करवाओ, उसके हालात सुधारने में उसकी मदद करो। आपके राहु केतु शनि ठीक हो जाएंगे, मंत्र पाठ से हो या ना हो। पंडित जी को बुला के पूरा आडंबर सहित हवन पूजन यज्ञ पाठ कराने से हो या ना हो, लेकिन मैं ये गारंटी कहता हूं कि भंगी की सेवा करिए, जो हमारे वाल्मीकि समाज का भाई होता है। कुत्तों को भोजन डालिए, जो कि केतु से संबंधित है। हमारा चाचा शनिचर है, उसकी सेवा करिए। और फिर सिंपल सी बात है कि चाचा से लड़ लिए, या आपके घर में कोई काम करवाने के लिए कोई आया, बढ़ई मिस्त्री कोई भी हो सकता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसकी पे कर दीजिए। आपने कोई रिक्शा किया, ऑटो किया और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उससे जाके उतर के कहते हैं मैं 100 नहीं दूंगा, मैं 50 दूंगा, लड़िए मत। मजदूरों को खुश रखिए, मजदूरों को दान पुण्य करते रहिए। कोई काम मजदूर से करा रहे, उसका पसीना सूखने से पहले उसको पे कर दीजिए। शनिचर राहु केतु इतनी आसानी से ठीक हो सकते हैं, तो इसके लिए इतने आडंबर बड़े बड़े करने की क्या जरूरत है? सर जैसे कि आपने बोला मजदूर को मजदूरी दे दें टाइम से, जैसे कई बार होता है मजदूरी का एक हमने फिक्स कर लिया होता है अमाउंट कि हम यही देंगे, लेकिन जब देने का समय आता है तब वो और मांगते हैं, तो इस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए बुरा मत मानिएगा, वो तो पापी गिरह से संबंधित व्यक्ति है, उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी भी आती है तो इग्नोर कर दीजिए। क्यों हम अपने गिरह खराब करें? मामूली सी बात है। अरे 100 के वो 110 मांग रहा है, दे दो, क्या फर्क पड़ जाता है? परमात्मा बैठा है और देगा। छोटी छोटी बातों पे अकड़ना, लड़ना, मार पिटाई करना कोई अच्छे हाल नहीं करेगा, इससे गिरह खराब ही होंगे। और फिर मैंने वही बोला ना कि मजदूरी तो आप साल में 1-2 बार कोई काम के लिए करवाते होंगे, या टैक्सी रिक्शा ऑटो कितनी बार करते होंगे। जनरली चाचा तो हमारे घर में बैठा होता है। बात को समझिए, चाचा का आशीर्वाद लेते रहे, चाचा को खुश रखें, चाचा के साथ प्रॉपर्टी जायदाद के बंटवारे में कोई दंगा पंगा ना करे, बात खत्म हो गया। शनिचर ठीक। जिनके चाचा ना हो वो क्या करें सर? चाचा ना हो कोई बात नहीं, आपके पिता के कोई छोटे भाई हो, वो भी ना हो सर, तो आपके पिता के मित्र हो, वो भी तो चाचा ताऊ जैसे होते हैं, उसको भी छोड़िए। भैंसों को हरा चारा डाल दीजिए और बोलिए, भैंसों को हरा चारा डालिए। किसी व्यक्ति को आप एक चाचा के रूप में प्रतिष्ठित कर दीजिए, चाचा बना लीजिए जी। और फिर मजदूर तबका होता है, जानबूझ के जहां मजदूर हैं कभी कभी वहां जाके उनको खिलाइए पिलाइए। कहीं किसी का बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, वहां जाके भोजन पानी बांटिए, उनको पानी पिलाइए, उनकी सेवा कर दीजिए। जरूरी तो है ही नहीं, अब तो एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। सर मैंने कई बार देखा है, कई लाल किताब एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना है इनफैक्ट कि अगर हम कान छिदवा लेते हैं तो अपने राहु केतु को बैलेंस कर लेते हैं। नहीं, ये राहु केतु का नहीं है, ये बृहस्पति और केतु से संबंधित है जी। कान जो हमारे होते हैं ये केतु से संबंधित होते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट है। और बृहस्पति अगर मंदा हो तो कानों में ठोस सोना डालने का नियम है। मेरे कानों में देखेंगे बाली पड़ी हुई है। तो बृहस्पति और केतु को इसका मिलाने का भी कॉन्सेप्ट क्या है? बृहस्पति केतु का गुरु है। अगर मैं अपने ऊपर बोल के चलूं, मैं अगर बृहस्पति हूं तो मेरा बेटा और मेरे शिष्य ये मेरे लिए केतु होंगे। यानी कि पिता पुत्र या शिष्य गुरु की जोड़ी, उसको भी छोड़ दीजिए। बृहस्पति गुरु और उसकी गद्दी, उसका आसन भी केतु है। बृहस्पति की इज्जत मान कब बढ़ेगी? जब वो गद्दी पे आसन पे बैठा है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का बेटा वो भी केतु है, बाप गुरु है।
किसी का बेटा ही तो बाप की विरासत को संभालेगा जाके, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये एक प्रकार से बृहस्पति केतु मित्रवत व्यवहार है, तो इनको कानों में सोना डाल के मिला दिया जाता है, जिससे नेक फल मिल जाते हैं। बृहस्पति मंदा है तो केतु उसे सपोर्ट करेगा, और केतु मंदा है तो बृहस्पति उसे सपोर्ट करेगा। सर कई बार ये भी सुनने में आता है, अगर पैसे की थोड़ी तंगी चल रही है तो उस केस में लोग ये उपाय बताते हैं कि मछली बाजार से खरीद लें, उसी मछली को हम नदी में जाके छोड़ दें। ये एक्चुअली पैसे के लिए नहीं है। ये सूत्र क्या है, किसी की जन्म कुंडली में पापी गिरे, राहु केतु शनिचर, यहां पे एक और मैं बात बता दूं, राहु सिर, केतु धड़, और इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है सांप। शनिचर सांप कहलाता है, जो कि राहु केतु उसके चेले कहलाते हैं। सिंपल सा सूत्र है। तो अब शनिचर से संबंधित क्या है, भैंस मैंने जैसे बोला, मछली भी शनिचर से संबंधित है, कछुआ भी शनिचर से संबंधित है, सर्प भी शनिचर से संबंधित है। तो जब कुंडली में पापी गिरे, अब पापी तीन ही गिरे हैं, राहु केतु शनिचर, ये मंदा असर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि सामने आई हुई थाली को भी खींच के फेंक देते हैं, यानी कि खा ना पाए व्यक्ति, इतने बुरे हालात बता देते हैं। अब बुरे हालात आज के समय में आप देखेंगे, आर्थिक हालात मंदे, यानी कि पैसा, तो इसलिए बता दिया जाता है कि मछली कहीं कसाई की दुकान से, जो मछली की कुछ समय बाद मौत हो रही है, उसको जिंदा लो और नदी नहर में बहा दो। अब दूसरी बात, मैंने पहले ही कुछ समय पहले बोला आपको कि शनि की मंदी खुराक, शराब, मांस, इनसे बचिए। और जब आप जो कि राहु केतु के मालिक यानी कि शनि को सुधारेंगे तो राहु केतु भी अच्छा असर देने लग जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये काम करना चाहिए, और ये जो शनि की मंदी खुराक, शराब, मांस, अंडा, इनसे दूर रहना चाहिए। सर जैसे हमने इन सब उपायों के बारे में बात करी, तो अगर हम बात करें कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं ज्योतिषाचार्य के बारे में बात करूं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, तो वो बोलते हैं कि 6 महीने से साल भर तक आप उपाय करते रहें, धीरे धीरे करके ये असर दिखाना शुरू करेगा। और यही हम लाल किताब की बात करें तो ये उपाय कितने दिनों में कारगर होते हैं और कितने दिनों में हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूं, अगर उपाय सही है, आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर बुखार की या जुकाम की या सर्दी की दवाई देता है, छोटी मोटी बीमारी होती है 5-10 मिनट में आपको आराम मिल जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें लंबा बीमारी का इलाज चलता है। वैसे ही ज्योतिष में है, सिंपल सा सूत्र है। ज्योतिष में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, मैंने सेकंडों में भी लोगों को फायदा होते हुए देखा है, और कई बार ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन लग जाता है। 6 महीने वाला कोई कॉन्सेप्ट लाल किताब में नहीं है। मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन में ग्रह रिफ्रेश हो जाता है, नया हो जाता है, उपाय का फायदा देने लग जाता है। और कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो कि 5 सेकंड के अंदर अपने अच्छे असर दे जाते हैं। तो ये 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट लाल किताब का नहीं है, ये अन्य किसी विधा का, और वो भी अधूरे व्यक्ति का होगा। वो ज्योतिषाचार्य होगा ही नहीं, वो अधूरा ज्ञानी होगा। सर अगर हम बात करते हैं लाल किताब, बड़ा नया सा कंसेप्ट लगता है आजकल इस टाइम जनरेशन के, या हमारे पिछले जनरेशन से लोगों ने ज़्यादा उसको एप्लीकेबल किया है। क्या इससे पहले जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वैसे ही क्या लाल किताब का कोई शास्त्र पहले से चलता आ रहा है, या ये एकदम ही नई विद्या है जिसको हम अब अपनाने लग गए हैं? देखिए, लाल किताब के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और वो उसके नाम की वजह से हैं। बात समझिए, अगर इसी लाल किताब में किसी ऋषि मुनि का नाम जुड़ा होता तो आप इसको बोल देते हजारों साल पुरानी है। सिर्फ और सिर्फ पंडित रूपचंद जोशी ने कलेक्ट की थी। मैंने पहले ही बोला कि रूपचंद जोशी ने उत्तराखंड, हिमाचल, भारतीय पंजाब, और उस समय 39 में देश आजाद नहीं था, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, इन सब इलाकों के अलावा दक्षिण भारत से भी कुछ ज्ञान इकट्ठा करके लाल किताब में जोड़ा है। तो जोशी साहब ने चारों तरफ से इस विद्या को कलेक्ट किया, यानी कि उससे पहले थी ये विद्या, सिंपल सी बात है। अब उसको छोड़िए, लाल किताब कहती है कि पगड़ी पहनिए। क्या 1939 में पहली किताब लिखी गई लाल किताब की? उससे पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या पगड़ी नहीं पहनते थे? बात को समझिए, हमारे बुजुर्ग कानों में उससे पहले क्या सोना नहीं डालते थे? क्या महिलाएं मांग नहीं भरती थी? क्या पांव में चांदी की चुटकी, जिसको बिछिया बोलते हैं, वो नहीं पहनती थी? क्या हम लोग कमर में कमर बंद नहीं बांधते थे? इन सब चीजों को लाल किताब में इस्तेमाल किया है। लाल किताब नाम इस विद्या को 1939 से लेकर 1952 के बीच में मिला है। यह विद्या हजारों हजार साल पुरानी है, और सत्य यह है कि वैदिक ज्योतिष जो हमारा है, उस विद्या से ही सभी ज्योतिष की दूसरी विधाएं निकली हैं। लाल किताब प्राचीन विद्या का एक रिफाइन रूप है। ये ज्यादा सटीक है, और उस सटीकता का कारण यह है कि लाल किताब में ठोस हालात, यानी कि जो लाल किताबी, मैं फिर कह रहा हूं कि लाल किताबी बहुत गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं। जो लाल किताबी कह देगा हाँ तो वो काम होगा, और वो कह देगा ना तो वो काम नहीं होगा।
सत्य ये है, क्योंकि ठोस हालात पे लाल किताब बोलती है। मैं एक उदाहरण देके समझा देता हूं, सूत्र समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह जब खाना नंबर 4 में बैठा हो, और ये लाल किताब सूत्रों पे सिर्फ अप्लाई होगा, ये भी ध्यान करिएगा, तो लाल किताब सूत्रों में खाना नंबर 4 जन्म कुंडली का हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उस व्यक्ति के मकान में, नॉर्थ ईस्ट में, मकान के अंदर वही चीज मिलेगी उस ग्रह से रिलेटेड जो ग्रह खाना नंबर 4 में बैठा होगा। सूत्र को समझिए। अब एक और बात बता देता हूं, एक और उदाहरण। हमारी जन्म कुंडली में खाना नंबर 10, घर 10, भाव 10 भी जिसे बोला जाता है, वहां पे बृहस्पति बैठ जाए और सूरज खाना नंबर 5 में बैठ जाए। अब समझिए, ये दोनों मित्र हैं, तो इसमें कहा जाता है औलाद से संबंधित दिक्कत होगी। अब ये दिक्कत कब होगी? जन्म कुंडली में ग्रह दिख रहे हैं कागज पे लिखे हुए, या कंप्यूटर की स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर खोल के देख रहे हो आप, वो दिख रहा है सिर्फ। आप उस घर में जाइए तो जन्म कुंडली का खाना नंबर 10 है, जो कि शनि से संबंधित है, और घर में अगर देखेंगे, मकान में, रिहाइश में उस व्यक्ति के, तो वो पश्चिम दिशा में बृहस्पति की चीज मिलेंगी। लाल किताब में इसको आसिया बोला जाता है, क्योंकि हमारे उर्दू के शब्द हैं ज्यादातर। क्या हो सकता है? मंदिर हो सकता है पश्चिम में। मंदिर के अलावा पीला रंग बृहस्पति से संबंधित है, वो हो सकता है। इसके अलावा बुजुर्ग हमारे घर में, पिता वगैरह, ये बृहस्पति से संबंधित है, तो उनका रूम वहां हो सकता है। बात को समझिए। अब सूरज 5वें घर की बात आ गई, क्योंकि एक बुराई है औलाद से संबंधित, तो 5वां घर क्या है? पूरब से संबंधित, पूरब की दीवार, वहां पे सूरज की चीज हो सकता है कि वो दीवार छोटी हो और सूरज की किरणें वहीं से आती हो सकता है वहां पे कोई तांबे का स्टॉक हो सकता है वहां पे कोई गुड़ का स्टॉक हो सकता है वहां पे तांबे का सूरज हो, या हो सकता है कि राम दरबार, जो कि राम जी सूर्यवंशी हैं, राम जी का दरबार बना हो, या राम जी की फोटो या कैलेंडर भी लगा हो। अब कुंडली में ग्रह दिखाई दिए, बृहस्पति खाना नंबर 10, सूरज खाना नंबर 5, वो कुंडली में, कागज में, या फिर कंप्यूटर की या मोबाइल की स्क्रीन में सॉफ्टवेयर बता देगा। लेकिन वो एप्लीकेबल कहां हो रही है? जाके आपके घर में, जो आपकी रिहाइश है, तब वो अपना अच्छा या बुरा, ये योग तो मैंने मंदे की बात की है, तो ये मंदा असर देगा, लेकिन अच्छे ग्रह योग भी तब बोलते हैं। लाल किताब सामुद्रिक विज्ञान है, इसमें बहुत कुछ निकल के आता है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमारी बहुत सारी भ्रांतियां क्लियर करी, जो मिसकंसेप्शन लोगों को लाल किताब को लेकर थे, वो भी क्लियर करें। जैसे कि आपने बताया कि हम खुद से लाल किताब पढ़ के खुद से उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं जीवन में, एक एक्सपर्ट चाहिए, लाल किताबी एक्सपर्ट, जिसके थ्रू हम उसको पढ़ सकते हैं। आगे हम और भी इसी तरह के सेशन के साथ आगे आएंगे, जिसमें हम आपसे और भी चर्चा करेंगे लाल किताब को लेकर। जी नमस्कार। ASKofficials.com